नमस्कार, मैं आनंद। आप देख रहे हैं लाइट हाउस लाइव। आज हमारे साथ जो शख्स जुड़े हुए हैं उनके बारे में अगर हम बताना शुरू करेंगे तो शायद काफ़ी समय लग जाएगा और बातें भी कंप्लीट नहीं होंगी। इनका नाम है अपूर्व पल्लव गोस्वामी, जिन्हें काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हैं साहित्य में, संवाद में और प्रकृति प्रेमी के रूप में। इन्हें पूरा गोलाघाट और पूरा असम जानता है। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। आपके बारे में जो सब कोई जानते हैं कि आप एक प्रकृति प्रेमी हैं, एक संवाददाता है और एक साहित्यकार हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ बताइए कि एक साहित्यकार, प्रकृति प्रेमी के रूप में आपका सफ़र कैसा रहा। ठीक है, मैं एक्चुअली आप जो बोल रहे हैं वो मेरा ड्यूटी है, क्योंकि पहले मेरा जननी, फिर मेरा जननी जन्मभूमि स्वर्गारोपित जरूरी से, और फिर अभी जो मैं आसाम में रहने वाला हूँ, आसाम का, फिर हम लोग का जो गोलाघाट एरिया, वो एरिया का टोटली, और जो एनवायरमेंटल प्रकृति का बारे में जो पूछा, मान लीजिए अभी जैसे प्रकृति अभी डिस्ट्रॉय हो रहा है, मान लीजिए ये वर्ल्ड का प्रॉब्लम हो गया अभी कि आसाम में, आसाम का नाम था पहले हेउजी असम, वो ग्रीन आसाम बोलता था, मतलब ग्रीन हेउजी असम मतलब ग्रीन आसाम। लेकिन अभी तो ग्रीन आसाम नहीं है, क्योंकि हम लोग का जो हिल एरिया है, हिली एरिया, पर्वत जो पहाड़ था, अभी तो वो कोयला के लिए, सैंड के लिए, फिर जो रिवर था, नॉर्थ जो था, नोई रिवर, वो रिवर भी अभी डिस्ट्रॉय हो रहा है, क्योंकि वो इलीगली वो सैंड निकलता है, पहाड़ से कोयला निकलता है। तो ये जो इलीगल जो अभी माफिया लोग जैसे कर रहा है, हम लोग का एक गवर्नमेंट है, लेकिन गवर्नमेंट भी जैसा है वो लोग भी प्रिजर्वेशन, हम लोग का जो वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे भी, फिर जो वन महोत्सव भी वो लोग ईयरली होता है, फिर जो वन्य प्राणी सप्ताह भी होता है, सब लोग सरकार जो उनका जो शेड्यूल है वो करता है। लेकिन साथों साथ जो सुरंग माफिया, वो लोग को भी मदद कर रहा है, इसीलिए अभी जो डिस्ट्रॉय हो रहा है वो आने वाला दिन के लिए बहुत ख़राब है। एक्चुअली पहले तो जो एनवायरनमेंट वो तो अच्छा होना चाहिए, अभी वर्ल्ड भी चिंतित है अभी एनवायरनमेंट के बारे में, इसीलिए बहुत सारा चुक्ति भी हुआ है, इंडिया का साथ भी हुआ है, और आसाम में ग्रीन आसाम अभी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा है। ये एक्चुअली अभी चिंता का बात है। और यदि अच्छा एक वातावरण नहीं रहेगा तब हमारा जो न्यू जनरेशन है वो हम लोग का बोलेगा जे आप लोग क्या किया हम लोग के लिए। सही है, क्योंकि पूरे साल विभिन्न प्रकार के उत्सव महोत्सव हम मनाते हैं और ये दिखाते हैं कि प्रकृति से हमें कितना प्रेम है। दूसरी तरफ प्रकृति की क्या स्थिति है ये हमें खुद जानना चाहिए, थोड़ा समय देना चाहिए, ताकि हम ये समझ पाए कि आज हम जहाँ खड़े हैं, जो पोल्यूशन है, आने वाले भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या छोड़ के जा रहे हैं। साहित्य के बारे में आप क्या कहेंगे? आप साहित्यकार के रूप में काफ़ी लोग, मतलब साहित्यकार के रूप में आपको जाना जाता है, संवाददाता के रूप में आपको जाना जाता है। तो पहले जैसे आपने बताया कि वन से रिलेटेड की जो इन्वायरमेंट है उस पर वनोत्सव मनाते हुए और भी काफ़ी कुछ बच जाता है, कोयला रिलेटेड, जिस पे ध्यान देना ज़रूरी है ताकि प्रकृति बची रहे। तो साहित्य पे और क्या कहना चाहेंगे? साहित्य तो आसाम का साहित्य देखिए, हम लोग का जो अग्रस, मैंने हम लोग का जो एक परंपरा है, क्योंकि आसाम का जो सुकाफा आहूम किंग, वो 1228 1228 वो आसाम आया था। वो एक्चुअली सबको इकट्ठा किया था। वो जो बिग आसाम, बड़ असम, वो बिग आसाम का उनका सपना था। अभी मान लीजिए आसाम का पॉलिटिकली जो हम लोग का जो हम स्वाधीन हुआ उसका बाद में, लेकिन वो स्वाधीनता आगे में भी आसाम का जो मैं तो एक छोटा मोटा, मैं एक्चुअली साहित्यकार में नहीं बोलूँगा, क्योंकि साहित्यकार जो लोग है वो माने उनका भाषा संस्कृति के लिए, कारण हम लोग का बहुत दुर्योग भी आया था, क्योंकि हम लोग बिफोर इंडिपेंडेंट
1936 उस टाइम असमिया भाषा विलुप्त हुआ था, उसमें बंगाली भाषा आया था। फिर 1836 से 1873 वो उस टाइम में, लेकिन हम लोग का जो भाषा का अभिधान हेमकोश हेमचंद्र बरुआ वो काफ़ी इसके लिए बहुत माने जोर दिया कि जैसे असमिया भाषा प्रोग्रेस होगा, कैसे असमिया भाषा पुनः असम में आएगा। फिर अमेरिकन मिशनरी था, फिर आनंद राम बरुआ ढेकियाल फुकन था, वो लोग भी असमिया भाषा का लिए काम किया, पद्मनाथ गोहाई बरुआ। और हम लोग एक्चुअली जर्नलिस्ट जब हुआ, कुछ हिस्ट्री के लिए ऊपर ध्यान दिया हम, तो इस हिसाब से हम काफ़ी आसामीज हिस्ट्री का बारे में स्टडी किया। फिर हमारा जो जर्नलिज्म है वो भी एक साहित्य है, क्योंकि हम लोग का कम समय में कारण एक रिपोर्ट बनाना है, साथ जो उसका जो सपोज कोई दूसरा जगह में मैं जा रहा हूँ, वो जगह का जो विवरण उसका ऊपर में तो लिखना पड़ता है। इसीलिए हम लोग ये चीज़ जर्नलिज्म को थोड़ा मैं साहित्यिक में भी ध्यान दिया, लेकिन मैं ऐसे बोल नहीं पाऊँगा जो मैं साहित्यिक हूँ, ये मेरा दाबी नहीं है। लेकिन मैं ऐसे काम कर रहा हूँ क्योंकि जो जर्नलिज्म ये हम लोग का जो हमारा जो हम लोग रिपब्लिक बोलता है, रिपब्लिक में जो जो हम लोग स्तंभ बोलता है, आपको स्तंभ मालूम है, जो एक जुडिशियली होता है, विधान 4 पिलर जो होता है, एक विधानमंडल है, एग्जीक्यूटिव है हम लोग। लेकिन अभी जो चल रहा है, अभी मान लीजिए 4 पिलर में भी कुछ तो ऐसे मान लीजिए अच्छा जैसा है बुराई भी है, कुछ तो हुआ है। इसीलिए आजकल जो जर्नलिस्ट को अभी भी मान लीजिए पब्लिक जर्नलिस्ट के ऊपर भरोसा है, वो बात नहीं, लेकिन अभी मान लीजिए कुछ जर्नलिस्ट का वो गलत काम के लिए सब लोग वो एक साथ आता है। इसीलिए आदमी अभी जैसा है, मान लीजिए एक न्यूज़ का ऊपर में बा कोई पोर्टल हो बा अखबार हो, एक अखबार का ऊपर आदमी नहीं देखता है पब्लिक, वो 3-4 अखबार देखता है। क्योंकि और सेकेंडली कोऑपरेट जो है, कोऑपरेट का भी थोड़ा उनका भी हस्तक्षेप आ गया, क्योंकि कोऑपरेट गोष्ठी का जैसे हस्तक्षेप आया तब जो जर्नलिस्ट का जो अपना मन से जो लिखता है, जर्नलिस्ट का उनका जो देश का ऊपर सेवा, वो एक्चुअली वो अपना माने दिल से निकलता है वो सेवा। लेकिन कोई मान लीजिए अभी जो कोऑपरेट गोष्ठी लोग उनका मुनाफा का लिए कोई जर्नलिस्ट को यूज़ किया है, तब तो जो हम लोग का जो जर्नलिस्ट कुछ तो खराब होता है, इसीलिए ऐसा हुआ है। आपके बारे में हमने अभी जाना, और कुछ लोग हो सकते हैं जिन्हें हो सकता है कि कुछ आज पहली बार जानने को मिला होगा, जो हमारे माध्यम से आज आपको देख रहे हैं। अब बढ़ते हैं, थोड़े से इलेक्शन आने वाले हैं, तो उससे जुड़े हुए कुछ सवाल के ऊपर। गोलाघाट की बात की जाए तो गोलाघाट में क्या समस्या है, और आपको क्या लगता है चुनाव में ऐसा कौन कैंडिडेट होना चाहिए, मतलब किस प्रकार का कैंडिडेट होना चाहिए जो इन समस्याओं से लोगों को राहत दे पाएगा? कैंडिडेट में आपके हिसाब से क्या क्वालिटीज़ आपको नज़र आती हैं, आप ढूंढेंगे? कैंडिडेट देखिए, आजकल इलेक्शन का टोटली पहले जैसे अभी मासूल पावर भी लगता है, आपका धनोबल भी चाहिए, कारण रुपया भी चाहिए, जो माने सतता बोलता है, निष्ठा, ये जो वर्ड है, ये सब तो आजकल ख़त्म ही हो गया। कोई माने एकदम मान लीजिए 100 में आपको 20% मिलेगा। अभी जैसा है, मान लीजिए अभी 15 ईयर्स कांग्रेस ने अभी तो तरुण गोगोई देहांत हुआ, तरुण गोगोई ने 15 ईयर्स आसाम को किया, बाद में अभी 16 में बीजेपी आया, बीजेपी गवर्नमेंट, ये बात नहीं बोलूँगा जो काम नहीं हुआ है काम, वो बात नहीं है। फिर भी मान लीजिए जो पब्लिक का, जैसे मान लीजिए आसाम का इंडस्ट्री का ऊपर में जैसे आप देखा है, जागीरो जो पेपर मिल, कासार का पेपर मिल था, अभी तो ये सरकार ने का बाद बंद हुआ। अभी मान लीजिए बीजेपी बोलेगा जो कांग्रेस गवर्नमेंट का टाइम में खराब है, ये सब तो होता है। और अभी इलेक्शन में और बहुत इशू होता है। और गोलाघाट का मेन इशू है आसाम नागालैंड जो बॉर्डर है, ये एक बड़ा समस्या है,
क्योंकि नागालैंड 63 में स्टेट डिक्लेयर हुआ। ये कोई भारत पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है, ये तो इंटर स्टेट है। ये आसाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, नागा जिला, बाद में नागालैंड हुआ, नागालैंड स्टेट। लेकिन अभी जो बॉर्डर प्रॉब्लम अभी भी चल रहा है। फिर 1988 में असम गवर्नमेंट में सुप्रीम कोर्ट में केस दिया था, वो केस भी अभी भी कोर्ट में पड़ा है, करीबन 32 साल हो गया। अभी जो कोर्ट केस अभी चल रहा है। गति के ऐसा मान लीजिए जो बॉर्डर प्रॉब्लम है गोलाघाट का मेन, और गोलाघाट में 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, गोलाघाट समष्टि, खुमटाई, सरुपथार, बोकाखात एंड डेरगांव, और डेरगांव वन पार्ट जोरहाट में भी है। फिर भी लास्ट जो 16 इलेक्शन में बीजेपी ने एक ही मिला था, खुमटाई, गोलाघाट कांग्रेस, सरुपथार कांग्रेस, डेरगांव तो मित्रजोट को मिला था एजीपी, और बोकाखात में भी एजीपी का प्रेसिडेंट अतुल बोरा था, और इधर में कांग्रेस का अजंता नेउग था गोलाघाट एरिया में। अभी रिसेंटली अजंता नेउग बाइदेव ने कांग्रेस से जाके बीजेपी ज्वाइन किया। उस जो ज्वाइनिंग का बाद में जो बीजेपी लोग था वो लोग अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि वो लोग का एक लीडर बिटुपन शैकिया, वो एक्चुअली अराउंड 5000 वोट से लास्ट इलेक्शन में वो हारा था, इसलिए उनका भी पॉपुलैरिटी है इधर में। इसे अभी टिकट किसको मिलेगा अभी तक क्लियर नहीं हुए, वो भी बीजेपी में है, अजंता बाइदेव बीजेपी में है, फिर भी अभी कहना मुश्किल है। और बाकी ठीक सरुपथार में तो कांग्रेस का ही था, अभी उसमें 16 में मित्रजोट हुआ था, एजीपी को छोड़ दिया था बीजेपी ने, अभी एजीपी खेलेगा ना बीजेपी अभी क्लियर नहीं हुए। डेरगांव का भी ऐसे एजीपी, लेकिन बीजेपी भी मांग रहा है जे वो लोग भी, लेकिन अभी रिसेंट डिक्लेयर हुआ था असम में जे एजीपी 40 सीट मांगेगा बीजेपी से, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। और बोकाखात को अतुल बोरा जो वो प्रेसिडेंट है एजीपी का, वो तो वही रहेगा उधर, बोकाखात का नहीं है। लेकिन गोलाघाट किसको देगा, और बाकी डेरगांव, सरुपथार और खुमटाई भी मिनाल शैकिया, वो भी उनका ही है। उधर में कांग्रेस का बिस्मिता गोगोई लास्ट टाइम हारा था, अभी तो कांग्रेस का तो क्लियर हो गया बिस्मिता गोगोई, बाकी एजीपी बीजेपी अभी तो क्लियर नहीं किया किसको देगा, कारण वो तो मिनाल शैकिया है, एक मृदुल दत्त वो भी टिकट मांग रहा है, गति ऐसा है। लेकिन बीजेपी का जैसे वो काम कर रहा है, कुछ वो लोग का जैसे वो लोग बेनिफिशियरी जो देता है अकाउंट में रुपया डाल देता है, वो भी उन लोग का अभी मान लीजिए कोई गरीब है, जो कोरोना महामारी था उस टाइम भी अकाउंट में रुपया डाला था, लेकिन कुछ उन लोग का भी अभी प्रभाव है बीजेपी में। अभी कहना मुश्किल है, कारण कि अभी तक इलेक्शन डिक्लेयर भी नहीं हुआ है, फिर भी तो सब लोग, कांग्रेस भी अब इधर में मीटिंग कर रहा है। लास्ट 3 दिन आगे में गौरव गोगोई भी इधर आया था, लास्ट संडे आया था, वो इधर मीटिंग किया। फिर बीजेपी हिमंत बिश्व शर्मा भी यार मीटिंग किया, अजंता नेउग जिस दिन इधर में ज्वाइन करने के बाद इधर आया था, वो दिन करीबन 10,000 कांग्रेस लोग बीजेपी ज्वाइन किया, ऐसे अखबार में भी आया था वो बात। लेकिन इलेक्शन एबार गोलाघाट में सपोज यदि टिकट के लिए, क्योंकि अजंता ने कांग्रेस से आया है, लेकिन वो तो टिकट मांगेगा, फिर बिटुपन शैकिया वो भी दावेदार है, किसको देगा। सपोज कोई मान लो एक को देगा, तब एक यदि इंडिपेंडेंट खेलेगा तब तो कुछ तो हेरी होगा। इलेक्शन अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी बहुत अर्ली है, क्योंकि अभी टाइम लगेगा, अब क्या पिक्चर होगा। मान लीजिए इलेक्शन करीबन मार्च 4-5 में डिक्लेयर हो जाएगा, तो उसका बाद में एक्चुअली कंप्लीट पिक्चर आएगा, माने गोलाघाट का पिक्चर। लेकिन ये बात माने ऑल असम यदि चुआ जाए, काल भी मोदी जी आया था, कारण ये लोग काफ़ी लिया है। और माजुली का जो दलंग, वो मान लीजिए बहुत पुराना इशू था, वो अभी तक हुआ नहीं, कि रिसेंटली वो दलंग बीजेपी ने भूमि पूजन किया, बाकी दलंग का काम भी स्टार्ट किया।
बाकी जो रोड का काम है वो भी बहुत धीमी गति से चल रहा है, लेकिन अभी इलेक्शन का आगे में थोड़ा वार फुटिंग चल रहा है काम, 4 लेन का इससे पहले अभी एक्टिव ज़्यादा काम हुआ। हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखा कि काफ़ी बार जब इलेक्शन आते हैं तो काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह होता है। तो इलेक्शन में दोनों को एक ज़रूरत रहता है, जनता है जो कंटिन्यू उनकी कुछ कुछ ज़रूरत रहती है, और इलेक्शन ही एक ऐसा टाइम आता है जब नेताओं को वोट की ज़रूरत होती है, ये सत्य है। तो इस पे क्या लगता है आपको कि काफ़ी बार देखा जाता है कि इलेक्शन जब करीब रहते हैं तो एक गति आ जाती है, एक स्पीड आ जाती है काम में, चाहे वो कहीं इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने का हो, चाहे सड़क बनाने का हो, या विभिन्न क्षेत्र के विभिन्न परेशानियों को लेके एक गति दिखती है, एक स्पीड दिखती है। तो ये साल भर ये स्पीड नहीं रहती है, इस पे आप क्या कहेंगे? वो तो आप जो बोला सही बात है, क्योंकि अभी जो गरीब, वो तो गरीब ही हो रहा है। फिर भी मान लीजिए आगे का जो भूखा टूर जो बोलता है इंडिया का, अभी देखिए कोविड का टाइम में जो सरकार ने किया, ये तो अच्छा काम किया है, ये तो बोलना पड़ेगा, कोई भूखा नहीं रहा। जो अच्छा किया, आई एम जर्नलिस्ट, वो तो करेगा, लेकिन ऐसे बोलता है जो जर्नलिस्ट लोग वन साइड देखता है, लेकिन हमारा जो सही है सही है। लेकिन ये बात क्यों होता है जो इलेक्शन आया उस टाइम मान लीजिए बिजली के लिए भी বা रोड के लिए, ये तो ड्यूटी है गवर्नमेंट का, कारण ये तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जैसे एक गवर्नमेंट का प्रोसेस है। कारण क्योंकि ब्यूरोक्रेट का उनका एग्जीक्यूट करना है, गवर्नमेंट जो है वो सरकार जो वो तो प्लान लेगा, प्लान टू एग्जीक्यूट टू ब्यूरोक्रेट करेगा। लेकिन जो बजट होता है, मान लीजिए बजट डिक्लेयर, जैसे इंडिया के गवर्नमेंट ने बजट डिक्लेयर किया, फिर आसाम गवर्नमेंट में बजट किया, लेकिन बजट तो ईयरली होता है, लेकिन बजट का जो वो लोग जैसे फलना जगह में ये होगा वो होगा, लेकिन देखा जाए मैंने देखा जो बजट का जो ईयरली जो फुलफिल नहीं होता है, और इसमें फॉलोअप भी नहीं होता है। अब ठीक से देखिए, जे मान लीजिए अभी 21 है, 2021, 1920 में जो बजट था, अब ठीक से देखिए वो कितना फुलफिल हुआ। मैं वो कल असम का बारे में नहीं बोला, सारा इंडिया में ऐसे हो रहा है, लेकिन ऐसे होना नहीं चाहिए। असम की बात करें तो तेल जहन में आता है, और तेल की बात करें तो एशिया का सबसे पुराना ऑयल रिफाइनरी डिगबोई में है। काफ़ी किलोमीटर्स तक के निवासी जो उस गांव में रहते थे बागजान में, उन्हें अपना घर छोड़ के दूर किसी स्कूल का सहारा लेना पड़ा था जीवित रहने के लिए। तो आइए हम जानते हैं कि ऑयल असम में डेवलपमेंट तो ला सकती है, मगर ऑयल से जो डिजास्टर होने के खतरे हैं, इन्हें कैसे, किस नज़रिए से देखा जाए? कि बागजान जो इशू है ये टोटली ऑयल इंडिया का गलत से हुआ है, क्योंकि ऑयल इंडिया ने बागजान का अंडर में करीबन 22 रिग बैठाया, 18 ऑयल रिग है, 4 गैस रिग, और ये जो बागजान ब्लोअप जो हुआ था वो गैस रिग था। एक्चुअली ये 27 मई में हुआ था, जब मई में उसमें ब्लोआउट हुआ, तब ब्लोआउट का टाइम में उधर जो सामने मागुरी मोटापुंग बिल, उधर में माइग्रेट बर्ड आता है, वो बिल टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया। उधर में रिवर डॉल्फिन भी मरा, फिश मरा, और इंडेंजर जो स्पीसीज था वो भी मरा है। फिर जो विलेजर लोग है वो भी रिफ्यूजी होके स्कूल घर में जाना पड़ा। बाकी तो टोटली कंडेंसेड, जहाँ तहाँ वो जो घर में था, कोई पेडी लैंड में था, ऐसे गिरने लगा। लेकिन मैं जो 8 डेज़ का बाद मैं खुद बागजान गया, जाके जो ग्राउंड रिपोर्ट देखा, तो ग्राउंड रिपोर्ट में देखा तो ये तो टोटली ऑयल का, टोटली उनका गलती था, क्योंकि हम लोग का डेवलपमेंट सही है, लेकिन ऐसे तो डिस्ट्रॉय नहीं चाहिए, क्योंकि ये टोटल इलीगल था। तो एक्चुअली बागजान का सामने है बायोडाइवर्सिटी नेशनल पार्क डिब्रू सैखोवा, और साइड में जो उनका रिग था वो मागुरी मोटापुंग बिल, वो बिल भी बहुत फेमस बिल है, क्योंकि अभी भी ये साल बहुत लेटली माइग्रेट बर्ड आया था। वो चाइना से आता है, साइबेरिया से आता है, जापान से आता है, काफ़ी आया, और ये साल बहुत लेटली आया वो लोग जो माइग्रेट बर्ड आया था।
लेकिन मैं जब देखा उस टाइम तो टोटली कंडेंसेट गिरा हुआ था। मैं इसीलिए बागजान पुलिस स्टेशन जाके ऑयल का अगेंस्ट में क्रिमिनल मैंने केस उनका ऊपर दिया, क्योंकि वो जैसे स्थिति में था वो तो आग लगने का संभावना बहुत था। लेकिन मैं जब एफआईआर लॉस किया 24 का बाद तो आग लग गया। वो आग लगाने के बाद टोटली वो जो विलेजर लोग था, टी गार्डन था, टोटली डिस्ट्रॉय हुआ। 2 आदमी ऑयल इंडिया का फायर ब्रिगेड का वो भी देहांत हुआ 2 आदमी का। फिर काफ़ी क्षति पहुंचा। लेकिन वो जो क्षति पहुंचा उसका बाद पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी अलर्ट हुआ। वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने क्लोजर नोटिस दे के वो टोटली रिग बंद कर दिया जो जहाँ ऑयल का रिग था। लेकिन ये तो होना चाहिए, क्योंकि एक रिग बैठाने के बाद, क्योंकि ये जो बायोडाइवर्सिटी डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है, लेकिन वो इलीगली दिया, इसलिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने वो क्लोजर नोटिस दे के बंद किया। लेकिन वो भी प्रेशर में आ गया पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, फिर भी 48 आवर्स का बाद वो नोटिस फिर वापस लिया। ये तो ताज्जुब का बात है, ये तो होना नहीं चाहिए था। और जो जॉन एनर्जी जो रिग बैठा था उन लोग का अभी मैं सुना हूँ जो 2 साल के लिए उन लोग को ब्लैक लिस्टेड किया। वो इतना बड़ा एक नुकसान किया, उनका तो 2 साल तो कोई ब्लैक लिस्टेड सवाल ही नहीं। और सेकेंडली मैं जो देख रहा हूँ अभी, मान लीजिए ऑयल इंडिया ये पब्लिक सेक्टर कंपनी, इनका तो इक्विपमेंट्स तो होना चाहिए, लेकिन वो आग नुमाने के लिए वो लोग का 174 डेज लगा। उसका बाद में उनका एक इंजीनियर भी देहांत हुआ, अर्नब बोर्डले। वो एक्चुअली बहुत क्वालिफाइड था, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था। बाकी जो ऑयल इंडिया का एक्चुअली उन लोग का सेफ्टी रीजन का इक्विपमेंट होना चाहिए, नहीं था। फिर बाद में वो लोग कनाडा से आना, लेकिन कनाडा का जो फ्लाइट इतना बड़ा था वो असम का एयरपोर्ट में वो लैंड नहीं हुआ। वो कलकत्ता एयरपोर्ट में लैंड होके फिर इक्विपमेंट आया, वो काफ़ी दिन लगा। लेकिन ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि सपोज जहाँ ऑयल निकलता है वो लैंड एक्वायर करके ऑयल इंडिया ले सकता है, लेकिन पब्लिक को अंडर रख के ये तो उधर में रिग बैठाना ये टोटली गलत था। मैं बार इसीलिए बोल रहा हूँ जो हमको डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन ऐसा डेवलपमेंट चाहिए नहीं चाहिए जो जान हानि हो, नुकसान हो। अभी जो एनवायरमेंटल है 174 डेज उधर आग जल रहा है उसमें तो पोल्यूशन तो आया ही, एनवायरमेंटल टोटली डिस्ट्रॉय हुआ है। मान लीजिए ये साल माइग्रेट बर्ड आ रहा है, नेक्स्ट ईयर आएगा नहीं वो तो पता नहीं। ठीक है, ये टोटली। और मेरा अभी तो केस क्या हुआ मालूम नहीं, फिर भी कि ऑयल इंडिया एक पब्लिक सेक्टर कंपनी ऐसे करेगा तो कैसे होगा बोलिए। ये तो हो गई बागजान की बात। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि असम में सीएए को लेकर काफ़ी विरोध हो रहा है, तो आपको क्या लगता है सीएए आने वाले जो चुनाव हैं उस पर क्या इम्पैक्ट, क्या प्रभाव डाल सकते हैं? नहीं, ये चुनाव में क्या प्रभाव होगा ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन सीए का आसाम में जो इम्प्लीमेंट बाकी अभी तो कैब हो गया, ये होना नहीं चाहिए। क्योंकि ये नेबरिंग जो स्टेट मेघालय में भी वो लोग दिया नहीं, नागालैंड में भी नहीं दिया, अरुणाचल एंड हेरी मिजोरम मणिपुर उसमें भी लागू नहीं किया। कि आसाम में क्यों लगेगा? आसाम के आप जानता है उधर में 6 इयर्स एक एजिटेशन हुआ था, फॉरेनर्स का प्रॉब्लम, बांग्लादेशी का जो प्रॉब्लम था, अभी तक जो रिवर एरिया है टोटली अभी तक बंद नहीं हुए। वो लोग कुछ डिवाइड लगाया है इजराइल से भी आना, ये नहीं बोलूँगा जो सरकार कुछ नहीं किया, लेकिन मेरा ख्याल से वो धर्म का ऊपर में जो विभाजन, मान लीजिए आसाम का और कोई वेस्ट बंगाल में बा दूसरा जगह में भी मान लीजिए करने से, लेकिन आसाम का करने से यही प्रॉब्लम है, हम लोग पहले से एक बोझ ले सका हूँ, क्योंकि काफ़ी इधर में बांग्लादेशी लोग आ गया। अभी मान लीजिए जो हिंदू को मुस्लिम को जो
समान करने के, हिंदू ज़्यादा हो माने मुस्लिम ज़्यादा हुआ, ये हिंदू आके हम फिलअप करेगा, वो भी तो नहीं होना नहीं चाहिए। क्योंकि जब भी धर्म का ही है ये का, क्योंकि बांग्लादेश क्यों हुआ, एक्चुअली पाकिस्तान एंड पूर्व पाकिस्तान था, लेकिन पाकिस्तान वाला ने ज़बरदस्त उर्दू भाषा पूर्व पाकिस्तान में दिया था। तब मुजीबुर रहमान ने एक आंदोलन किया, उसका बाद में बांग्लादेश हुआ। वो भाषा का आंदोलन था, बाद में वो बांग्लादेश एक देश हो गया। इसीलिए आसाम में भाषा के लिए काफ़ी परेशान उठाया, क्योंकि बिफोर इंडिपेंडेंट 1836 में हम लोग का आसाम में भाषा चला गया था। उसका बाद में 1960 इंडिपेंडेंट का बाद वो कॉटन कॉलेज का स्टूडेंट था रंजीत पुजारी, वो मर गया। उसका बाद में मुजामिल हक मरा। लेकिन आसाम का जो सरकार, जो लीडर, वो लीडर को असल बोलने सेंटर को बोलना चाहिए था, लेकिन उस टाइम एक्चुअली जैसे बोलना होगा, हम लोग का जो रीजनल फोर्स था वो भी पहले तो आंदोलन था, बाद में वो लोग भी साइलेंट हुआ। और अभी जो डिवाइड हो गया, वो डिवाइड के बाद इलेक्शन में क्या प्रभाव अलग बात है, लेकिन हम लोग का जो अस्तित्व है आसामीज का, वो क्योंकि अभी भी सिक्योर नहीं है। कारण क्योंकि सेंट्रल ने बोला था जो आसाम एकॉर्ड का 6 शेड्यूल, वो उसको वो लोग इम्पोर्टेंस देगा। वो 6 शेड्यूल वो लोग असमिया का जो अस्तित्व का लिए सेंट्रल उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया है। क्योंकि एक कमिटी भी फॉर्म हुआ, उन कमिटी का रिपोर्ट भी आया। इसीलिए ये असम में जो सेंट्रल डेवलप ठीक है, लेकिन हम लोग का यदि अस्तित्व विपन्न होगा, आसामीय भाषा यदि आसाम में नहीं रहेगा, तो कैसे होगा बोलिए, हम लोग का आइडेंटिटी क्या होगा। इसीलिए गवर्नमेंट का भी इसको देखना चाहिए। थैंक यू सर, आप अपने बहुमूल्य समय आपने हमें दिया अपना। मेरा भी थैंक यू आपको, अभी जो आप पोर्टल से मेरा को लिया। मैं भी समूह कर्मकर्ता को मेरा तरफ से नमस्कार और थैंक यू देना।